नमस्कार दोस्तों, एंटी लॉ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो इमरजेंसी के लेसन का पार्ट 2 है, इसलिए इसके पहले आप पार्ट 1 देखिएगा। पार्ट 1 की लिंक आपको इसी स्क्रीन में मिल जाएगी और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट समझा था और हमने इन पर्टिकुलर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी को डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बाकी दोनों टाइप के इमरजेंसीज को समझेंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी which is called president's rule and sometimes also called state emergency। दोस्तों, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट्स रूल को डिस्क्राइब किया गया है एज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जरा हम इसको समझते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल किन ग्राउंड्स पर लागू किया जा सकता है। दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, अगर प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन के हिसाब से प्रेसिडेंट को लगता है कि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नेंस नहीं हो सकती, तो प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर हो सकता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट के अनुसार देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के अनुसार उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट नहीं चल सकती। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स रूल के ड्यूरेशन के बारे में। एक बार अगर प्रोक्लेम हो गई तो वो 2 मंथ्स तक चलेगी अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब अगर इसको पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो वो 6 महीने चलेगी और अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया तो वो सिर्फ 2 मंथ्स तक चलेगी। आपको याद होगा कि ये जो 2 मंथ्स 356 में है, एग्जैक्टली यही था आर्टिकल 352 में, लेकिन वहां पर 2 मंथ्स की जगह 1 मंथ था। तो दोस्तों, मान लो एक प्रोक्लेमेशन होती है तो वो लास्ट करेगी इमरजेंसी 2 मंथ्स तक। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव किया तो वो लास्ट करेगी 6 मंथ्स और 6 मंथ्स के खत्म होने के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। फिर हमने देखा था एक्सटेंशन का। दोस्तों, प्रेसिडेंट्स रूल का एक्सटेंशन थोड़ा कठिन है, थोड़ा पेचीदा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब ये 6 महीने हो चुके हैं। अब मान लीजिए आपको इसको एक्सटेंड करना है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये 6 मंथ्स और एक्सटेंड हो जाए, प्लस 6 मंथ्स आपको करना हो। तो इसका प्रोसेस वही है कि इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। तो मान लीजिए 6 मंथ्स के आगे आपको 6 मंथ्स और एक्सटेंड करना है, तो दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, आपने 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स कर लिया, मतलब अब टोटल 1 ईयर की प्रेसिडेंट्स रूल हो चुकी है। अब मान लीजिए आप इस 1 ईयर से आगे भी एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो अब थोड़ा रूल बदल जाता है। अगर 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना हो तो 2 और क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है कि इंडिया में उस वक्त कहीं पर आर्टिकल 352 होना चाहिए, मतलब नेशनल इमरजेंसी कहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, उसको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन नहीं हो सकते। तो हमने क्या देखा कि अगर 1 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सटेंड करना हो तो इन दोनों क्राइटेरिया को भी होना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने इसको 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, वो भी कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक ही, क्योंकि प्रेसिडेंट्स रूल किसी भी हालत में 3 इयर्स से ज्यादा एक्सटेंड नहीं की जा सकती। मतलब ये जो 2 क्राइटेरिया हैं वो सिर्फ हो सकते हैं फॉर पीरियड ऑफ 1 to
3 इयर्स, क्योंकि जैसे ही 3 साल हो जाते हैं, 3 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सटेंड किया नहीं जा सकता। दोस्तों, क्विकली हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए प्रोक्लेम होती है प्रेसिडेंट्स रूल, तो वो 2 मंथ्स तक लास्ट करेगी अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। अगर ये अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट हो जाए तो ये लास्ट करेगी 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। एक्सटेंशन के लिए इसका प्लस 6 मंथ्स जो होगा उसका प्रोसेस होगा कि अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना है तो हमने 2 क्राइटेरिया देखे थे, वो फुलफिल होने चाहिए। वो 2 क्राइटेरिया थे कि उस वक्त नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए और दूसरा इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो सकते और किसी भी हालत में मैक्सिमम 3 इयर्स से ज्यादा प्रेसिडेंट्स रूल एक्सटेंड नहीं कर सकते। और लाइक विद 352 352 के जैसा ही प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो कभी भी इस प्रेसिडेंट्स रूल को रिवोक कर सकता है। दोस्तों, प्रेसिडेंट्स रूल का इफेक्ट भी इसलिए होता है कि पार्लियामेंट अब स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स को यूज कर सकती है। सो द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर एक्सरसाइजेबल बाय द पार्लियामेंट। मतलब हम दोबारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और इसी के साथ कोई और प्रोविजंस भी इस प्रोक्लेमेशन में इंक्लूड की जा सकती हैं जो कि इस प्रोक्लेमेशन के उद्देश्य को सेटिस्फाई करती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर देयर आर सम मोर प्रोविजंस, जैसे स्टेट के अंदर अगर कोई बॉडी या अथॉरिटी है जिसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है तो उसे भी सस्पेंड किया जा सकता है। दोस्तों, हमने देखा था कि इंडियन हिस्ट्री में जो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी थी वो सिर्फ 3 टाइम्स आई थी, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल कई बार आ चुकी है। इनफैक्ट वो फर्स्ट टाइम आई थी 1951 में। उसके बाद उसका कई बार यूज हुआ है और एक्चुअली उसका मिसयूज कई बार हुआ है और इसी मिसयूज को एड्रेस करने के लिए इनफैक्ट ये जो 1966 और 1977 के बीच में प्रेसिडेंट्स रूल को तकरीबन 39 टाइम्स यूज किया गया था। इस मिसयूज को एड्रेस करने के लिए एसआर बोमई का केस आया था 1994 में, जहां पर उन्होंने इस मिसयूज की निंदा की, क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा स्पेरिंगली यूज करना चाहिए। दोस्तों, प्रेसिडेंट्स रूल बहुत जगह लग चुका है, लगभग हर स्टेट में अपार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम रीसेंट एग्जाम्पल्स देखें तो हाल ही में नवंबर में महाराष्ट्र में लगी थी एंड प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर में तो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट्स रूल चल ही रहा है। फाइनली दोस्तों, हम आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पर। दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज द थर्ड काइंड ऑफ इमरजेंसी। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इंडिया या उसके किसी पार्ट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट थ्रेटन्ड है, तो ऐसे परिस्थिति में प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी का ड्यूरेशन समझना बहुत आसान है। जैसे ही प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया तो वो वैलिड रहती है फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस। मान लीजिए अप्रूव नहीं होता तो 2 मंथ्स, अगर अप्रूव हो जाए तो वो तब तक वैलिड रहता है जब तक कि प्रेसिडेंट उसको रिवोक ना करे। तो बहुत सिंपल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गए बाय द प्रेसिडेंट, वो लास्ट करेगा 2 मंथ्स अगर अप्रूव बाय बोथ हाउसेस नहीं हुआ तो। लेकिन मान लीजिए अगर बोथ हाउसेस ने अप्रूव कर दिया तो वो तब तक लास्ट करेगा जब तक कि प्रेसिडेंट उसे रिवोक नहीं करता। दोस्तों, हम जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान यूनियन का पावर बढ़ जाता है और वो स्टेट के ऊपर अपना पावर दिखा सकता है और इंटरफियर कर सकता है। तो ऐसा ही फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी होता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अब एक्सटेंड करती है स्टेट तक। इसलिए यूनियन स्टेट को अब
डायरेक्शंस दे सकता है, कुछ निर्देश दे सकता है कि उसे फाइनेंशियली प्रॉपर तरीके से किस तरह डीलिंग करनी होगी। सो दिस इज द पावर ऑफ द यूनियन बीइंग एक्सटेंडेड टू द स्टेट। दोस्तों, हम जानते हैं that not reducing the salaries of High Court and Supreme Court judge is a way of ensuring independence of judiciary, है ना? तो इसलिए हमने प्रोविजंस पढ़े हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी रिड्यूस नहीं की जा सकती, लेकिन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी salaries and allowances of all people who are working in some way for the government and the state, उनकी सैलरीज भी कम हो सकती है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, हमने देखा था कि इंडियन हिस्ट्री में नेशनल इमरजेंसी 3 बार आई है, प्रेसिडेंट्स रूल कई बार आ चुका है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार आया है? दोस्तों, इसका आंसर है 0। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी नहीं आई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि 1991 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस थी जिसके बारे में आप जानते हैं, तब लेकिन वो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं थी। इंडिया ने उस वक्त अपना पॉलिसी चेंज किया, अपना इकोनॉमिक पॉलिसी, और वो शिफ्ट हुई टुवर्ड्स अ लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड इंडिया सेव्ड इट्स इकोनॉमी। दोस्तों, इसी के साथ इमरजेंसी का हमारा ये लेसन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।